जब मैं बेकार में गेम खेलकर समय बर्बाद कर रहा था, तभी अचानक एक अजीब यांत्रिक आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक 24 घंटे वाले दैवीय टाइकून सिस्टम से जुड़ाव कर लिया है। अब से आप जो भी पैसा खर्च करेंगे, वो आपको 10 गुना होकर वापस मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे ही वो आवाज बंद हुई, मेरे दिमाग में एक उलटी गिनती का टाइमर दिखने लगा और मेरा दिमाग तुरंत तेजी से दौड़ने लगा। 10 गुना कैशबैक। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 युआन बचे थे, लेकिन अगर यह सच था तो हर एक सेकंड मायने रखता था। बिना झिझके मैंने तुरंत अपने गेम अकाउंट में 2000 युआन रिचार्ज किए। अगले ही सेकंड में मेरा फोन बैंक नोटिफिकेशन से कंपन करने लगा। आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट में 20,000 युआन का ट्रांसफर प्राप्त हुआ है। वर्तमान बैलेंस 20,024 युआन। यह सच में काम कर गया। मेरी धड़कन तुरंत तेज हो गई और उत्साह मेरे पूरे शरीर में भर गया। पैसा कमाना अचानक अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना मैंने सीधे अपने दोस्त लिंग जान को 20,000 युआन ट्रांसफर कर दिया। लगभग तुरंत ही सिस्टम ने मुझे 2 लाख युआन वापस कर दिया। लिंग जान की तरफ से तुरंत एक प्रश्न चिन्ह आया, यह है अमानिया, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके ठीक बाद मैंने उसे फिर से 2 लाख युआन भेजे और सिस्टम ने तुरंत मुझे 20 लाख वापस कर दिया। अगले ही सेकंड मेरा फोन जोर से बजा। लिंग जान ने हैरानी में मुझे फोन किया और चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? तूने अचानक मुझे 2,20,000 युआन क्यों भेजे? तूने क्या किया? इतना पैसा तुझे कहां से मिला? मैंने शांति से जवाब दिया, चिंता मत कर। क्या मैंने पहले तुझसे 10,000 उधार नहीं लिए थे? मैं बस तुझे वापस कर रहा हूं। मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में समझाऊंगा। वो लगभग चीख पड़ा, 10,000 को कौन 2,20,000 देकर चुकाता है? लोन शार्क भी इतने पागल नहीं होते। तू आखिर कर क्या रहा है? मैंने एक पल भी धीमा नहीं पड़ा। अना मेरी उंगलियां पागलों की तरह स्क्रीन पर चलती रही। सच कहूं तो मैं भी चाहता था कि तुरंत बड़ी रकम खर्च करूं ताकि और भी बड़ा रिटर्न मिले, लेकिन एक आम इंसान के तौर पर मेरे पास बड़े खर्च के लिए पर्याप्त माध्यम नहीं थे। पहले मुझे अपनी पूंजी बनानी थी, उसके बाद अगला कदम उठाना था। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने जल्दी से कहा, वैसे क्या तुझ पर अभी भी 1 लाख से ज्यादा का ऑनलाइन लोन नहीं है? जल्दी जा और उसे चुका दे। वो एक पल के लिए चौंका, फिर बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर चुकाता हूं। जब फ्री हो तो मुझे वापस कॉल करना। फिर उसने फोन काट दिया। 3 मिनट से भी कम समय में मैंने अपने हर ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को पूरी तरह चुका दिया। मैंने कुल 20 लाख खर्च किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 करोड़ वापस कर दिए। फिर मैंने 3 करोड़ और लगाए और सिस्टम ने 30 करोड़ वापस कर दिए। उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस पहले ही 47 लाख युआन तक पहुंच चुका था। लिंग जियान को छोड़कर मेरे बाकी सभी तथाकथित दोस्त बस मुफ्तखोर थे, जिनकी मदद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आसपास देखा तो पास में खर्च करने लायक कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मैंने तुरंत किसी ऐसी जगह जाने का फैसला किया जो महंगे खर्च के लिए बनी हो। मैं अपनी जिंदगी की सबसे तेज रफ्तार से नीचे दौड़ा और एक टैक्सी रोकी। अंदर बैठते ही मैंने कहा, भाई मुझे जॉन रोड पर फेरारी की डीलरशिप पर ले चलो। आखिरकार अगर अमीर लोग जल्दी पैसा खर्च करना चाहें तो सबसे तेज तरीका जाहिर तौर पर घर और लग्जरी कारें खरीदना ही है। टैक्सी में बैठे बैठे मैंने जल्दी से कई लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड किए। मैंने स्ट्रीमर्स देखने की परवाह भी नहीं की। मैं पहले प्लेटफॉर्म पर गया और तुरंत 40 लाख युआन रिचार्ज कर दिए। सिस्टम ने तुरंत मुझे 4 करोड़ वापस कर दिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने 60 लाख और रिचार्ज किए और 6 करोड़ तुरंत मेरे अकाउंट में आ गए। उस वक्त मेरा बैंक बैलेंस पहले ही 9 करोड़ 40 लाख युआन तक चढ़ चुका था। बेशक मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि यह अनचाहा ध्यान खींचे। इसलिए मैंने 1 करोड़ और कई अन्य लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पर फैला दिए और सफलतापूर्वक और कैशबैक ट्रिगर किया। फिर मैं आगे झुका और टैक्सी ड्राइवर से बोला, मुझे जल्दी है, जितनी जल्दी हो सके पहुंचाओ और मैं तुम्हें 5,000 टिप दूंगा। ड्राइवर तुरंत उत्साहित हो गया और जोर से हंसने लगा, आज तुमने सही इंसान को पकड़ा है। देखो मैं तुम्हें असली अकीना माउंटेन ड्राइविंग गॉड का जौहर दिखाता हूं। अगले ही सेकंड टैक्सी रॉकेट की तरह आगे बढ़ गई। मैंने उसे आराम से 5,000 युआन ट्रांसफर किए और सिस्टम ने तुरंत मुझे 50,000 वापस कर दिए। आधे घंटे से भी कम समय में मैं लगभग 30 करोड़ युआन खर्च और साइकिल कर चुका। आम लोगों के लिए 30 करोड़ हमेशा के लिए रिटायर होने के लिए काफी होते, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था। सच में मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा लक्ष्य अब क्या बन गया था। करीब 20 मिनट बाद हम आखिरकार फेरारी डीलरशिप पर पहुंचे। जैसे ही मैं अंदर गया, एक सेल्स वुमन ने तुरंत मेरा विनम्रता से स्वागत किया। नमस्ते सर, फेरारी सेल्स एंड सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपके मन में पहले से कोई मॉडल है? मैंने सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप यहाँ की कारों के बारे में संक्षेप में बता सकती हैं, मैं तुरंत खरीद लूंगा। उसने मुझे ऊपर नीचे देखा। मेरे पूरे कपड़ों की कीमत शायद 1,000 से ज्यादा भी नहीं थी। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और पास की एक कार की तरफ इशारा किया। सर, आप इसे देख सकते हैं, यह फेरारी 612 है। इसकी मौजूदा कीमत 57 लाख युआन है। मैंने अधीरता से हाथ हिलाया और बोला, परिचय की जरूरत नहीं, यह मुझे दे दो। कार्ड स्वाइप करो, फिर कुछ और कारें भी निकालो, मुझे सब चाहिए। सेल्स वुमन पूरी तरह ठिठक गई। मेरी साधारण शक्ल देखकर उसे शायद लग रहा था जैसे अचानक अकल्पनीय किस्मत उसकी गोद में आ गिरी हो। फिर मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास फेरारी 812, फेरारी F12, फेरारी 599, फेरारी 488
फेरारी F90, फेरारी 458 और फेरारी FF है। उसने जल्दी से जवाब दिया, सर अभी हर मॉडल स्टॉक में नहीं है, कुछ को दूसरी जगहों से मंगवाना पड़ सकता है। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया और बोला, जो मॉडल मैंने अभी बताए उनके साथ यह 612 मिलाकर कुल 8 कारें बनती हैं। मुझे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बस सभी के लिए सबसे ऊंचे कॉन्फ़िगरेशन दो। मुख्य रंग आल आने यही थी। मुझे अब फिलहाल मुझे जल्दी कुल कीमत बताओ क्योंकि मुझे जल्दी है। सेल्स वुमन ने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और तेजी से टाइप करने लगी। सूचीबद्ध कार की कीमतें तो एक बात है, चार्ज ये के, लेकिन बीमा, टैक्स और अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन सहित सभी वाहनों का कुल 5 करोड़ 30 लाख युआन होगा। मैंने अपना बैलेंस देखा और शांति से बोला, एक एक करके खरीदना बहुत झंझट है, 5 पूरे सेट बना दो। सेल्स वुमन पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी अमीर लोगों को फेरारी खरीदते नहीं देखी, लेकिन कोई लग्जरी सुपरकार को किराना बाजार की गोभी की तरह ट्रीट करे, यह सच में डरावना था। तभी मैंने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास ला फेरारी है? उसने निराश होकर जवाब दिया, सर ला फेरारी एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है, यह दुनिया भर में पहले ही बिक चुका है। यह सुनकर मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, लगता है यह तो मिलेगा नहीं। फिर मैंने बस अपना कार्ड दे दिया। आमतौर पर साधारण बैंक कार्ड की खर्च सीमा होती है, लेकिन सिस्टम की ताकत के सामने इस दुनिया के नियम भी पूरी तरह बेमानी लग रहे। जैसे ही पेमेंट की सूचना सफलतापूर्वक बजी, सेल्स वुमन की मेरे प्रति नजर पूरी तरह बदल गई। फेरारी डीलरशिप में रोज ज्यादा ग्राहक नहीं आते, इसलिए आसपास की सभी खाली सेल्स वुमन तुरंत मेरे आसपास जमा हो गई। हर एक इस रहस्यमय अमीर दूसरी पीढ़ी की हवा के और करीब आने की कोशिश कर रही। उनकी नजरों में मेरे सस्ते कपड़े भी अचानक कम प्रोफाइल लग्जरी का प्रतीक बन गए थे। जैसे ही 20 करोड़ से ज्यादा युआन सफलतापूर्वक खर्च हुए, सिस्टम ने तुरंत मुझे 2 अरब 67 करोड़ युआन वापस कर दिए। पहले से बचे हुए बैलेंस को मिलाकर मेरे अकाउंट में अब लगभग 2 अरब 70 करोड़ युआन चुपचाप बैठे थे। मैंने कुल 40 लग्जरी कारें ऑन ऑर्डर की थीं और हर एक सेल्स पर्सन मेरे आसपास इस तरह घूम रहा था जैसे मैं कोई जीता जागता भगवान हूं। यहां तक कि स्टोर मैनेजर खुद मेरे लिए चाय लेकर आया, इतनी विनम्रता से झुककर मुस्कुरा रहा था जैसे डर हो कि जोर से सांस लेने से भी मैं नाराज हो जाऊं। एक सेल्स वुमन ने सावधानी से मुझे याद दिलाया, मिस्टर गू, मुझे आपको बताना है कि सभी गाड़ियां डिलीवर होने में शायद करीब 6 महीने लगे। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया और जवाब दिया, ठीक है, जैसे जैसे आए एक एक करके डिलीवर करते रहो। यह सुनते ही वो साफ तौर पर राहत महसूस करने लगी। आखिरकार 20 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर के साथ उसका कमीशन कितना होगा, यह सोचकर ही वो हैरान थी। मुझे अब देखते हुए मैं उसके दिमाग में चल रहे विचार साफ देख सकता था। यहां तक कि मेरी रखैल बनकर मुझसे रैंडम पॉकेट मनी लेना भी शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होता। अगर यह आज से पहले होता तो शायद मैं इन सुंदर महिलाओं के साथ थोड़ी और देर बातें करता, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। 1 घंटे से ज्यादा पहले ही बीत चुका था और मेरे पास किसी और चीज पर समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। इस मरहले पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं भी मेरे पैसा छापने के मिशन के लिए एक तरफ हट जाएं। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। हेलो, क्या ये मिस्टर गू हैं? हाँ, आप कौन हैं? हेलो मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक के प्रेसिडेंट चिन्युन शान हूं। हमने आपके प्राइमरी अकाउंट पर हाल ही में 2 अरब 60 करोड़ युआन का एक विदेशी ट्रांसफर देखा। चूंकि हमारे बैंक में आपकी जमा राशि बेहद महत्वपूर्ण है, हम आपको आधिकारिक तौर पर हमारे सर्वोच्च स्तर के वीआईपी क्लाइंट बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं और आपको कई एक्सक्लूसिव सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना चाहते। हालांकि मेरा फोन स्पीकर पर नहीं था। पूरे शोरूम ने हर एक शब्द साफ सुन लिया। मैनेजर से लेकर सेल्स वुमन तक सब पूरी तरह हैरानी में जम गए। खास तौर पर वो महिला जिसने पहले फेरारी का परिचय दिया था। उसे पहले ही 20 करोड़ से ज्यादा खर्च होते देखना डरावना लग रहा था, लेकिन 2 अरब 60 करोड़ युआन सुनकर उसकी वास्तविकता की समझ पूरी तरह टूट गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे वीआईपी स्टेटस की ज्यादा परवाह नहीं थी। जो चीज मुझे सच में दिलचस्प लगी वो थी एक बैंक प्रेसिडेंट के पीछे की ताकत। मैंने तुरंत कहा, और प्रेसिडेंट चिन, वीआईपी का मामला बाद में करते हैं, अभी मुझे दरअसल एक एहसान चाहिए। उन्होंने तुरंत सम्मान के साथ जवाब दिया, मिस्टर गू, बेझिझक पूछिए। मैंने शांति से कहा, मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। लग्जरी फ्लैट, पेंट हाउस, विला, जितने ऊंचे दर्जे की हो उतना बेहतर। क्या अभी आपके रियल एस्टेट में कोई कनेक्शन है? उन्होंने सावधानी से पूछा। हाँ, तुरंत। जब तक प्रॉपर्टी उचित हो मैं मौके पर ही भुगतान कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट चिन ने तुरंत जवाब दिया, कृपया मुझे कुछ मिनट दीजिए मिस्टर गू, मैं अभी कुछ लोगों से संपर्क करता हूँ। फोन काटने के बाद मेरे आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। कोई भी सेल्स वुमन अब जोर से सांस भी लेने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ करोड़ होते तो वो अभी भी अमीर घर में शादी का सपना देख सकती थी। लेकिन अब जब उन्होंने सुना कि मेरे पास अरबों हैं और यह शायद सिर्फ शुरुआत है, तो मैं पहले ही उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गया था। फिर मैंने लापरवाही से पूछा, क्या यहाँ कोई कार है जो मैं आज ड्राइव करके ले जा सकता हूँ? एक सेल्स पर्सन ने जल्दी से जवाब दिया, मिस्टर गू, आपकी सभी गाड़ियों में प्रीमियम कस्टमाइजेशन पैकेज शामिल है, इसलिए सबसे जल्दी डिलीवरी आज दोपहर 3 बजे के आसपास होगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, जो भी कार पहले तैयार हो मुझे तुरंत फोन करना। टैंक भी फुल कर देना। नंबर प्लेट की बात करें तो साधारण वाली ठीक है, मुझे अभी और काम है। फिर और दूसरा चीन, मैनेजर और अनगिनत सेल्स वुमन की उत्साहपूर्ण विदाई के बीच मैं आखिरकार डीलरशिप से बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, प्रेसिडेंट चिन ने फिर से फोन किया।
मिस्टर गू, मैंने कई लोगों से संपर्क कर लिया है। कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ मिलना चाहेंगे? मैंने समय देखा। दोपहर हो चुकी थी। मीटिंग आपके बैंक में रखो। हो सके तो आज दोपहर 3 बजे तक सब वहां हों। प्रेसिडेंट चिन ने तुरंत सम्मान के साथ कहा। आप जैसे विशिष्ट अतिथि की सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मैं अभी सब व्यवस्था करता हूँ। 8:32 पीएम फोन काटने के बाद मुझे अचानक कुछ और याद आया और मैंने जोड़ा। वैसे प्रेसिडेंट चिन, क्या आप किसी प्राइवेट यार्ड निर्माता या प्राइवेट जेट विक्रेता को जानते हैं? उन्होंने तुरंत आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। कृपया चिंता मत कीजिए मिस्टर गू। कमर्शियल बैंक अभिजात वर्ग के ग्राहकों के लिए उच्चतम स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। आपको जो भी चाहिए और हयात यारी हम व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, तो आज दोपहर उनके लिए भी मीटिंग्स की व्यवस्था करो। भले ही अपॉइंटमेंट बाद के लिए थे, मेरे पास अभी भी कई घंटे बचे थे, जिसका मतलब था कि करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, पैसा खर्च करते रहो। सौभाग्य से यह सड़क लग्जरी कार डीलरशिप से भरी हुई थी। 500 मीटर से भी कम दूरी पर मैं एक पोर्शे डीलरशिप में घुस गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था कि मैनेजर खुद सेल्स पीपल की पूरी टीम के साथ दौड़ते हुए आया। खुदो, ओ आई वो नो मेरी हेलो मिस्टर गू, मैं स्वांगशिन हूँ, यहाँ का मैनेजर। पोर्शे में आपका स्वागत है। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हुआ था। जिन 2 मिनटों में मैं बाहर फोन उठाने गया था, उस दौरान फेरारी के सेल्स पीपल पहले ही पूरे लग्जरी कार डिस्ट्रिक्ट में खबर फैला चुके थे। हर डीलरशिप को अब पता था कि एक डरावने रूप से अमीर आदमी आया है और उसने बड़ी लापरवाही से लगभग 30 करोड़ युआन में फेरारी के 7 मॉडल हर एक के 5-5 यूनिट खरीद लिए हैं। अब कोई भी मेरी खरीदारी की तर्क नहीं समझ पा रहा था। इस तरह कारें कौन सा अमीर आदमी खरीदता है? मैंने शांति से पूछा। क्या आपके पास सभी पोर्शे मॉडल हैं? मैनेजर ने जल्दी से जवाब दिया। जी हाँ मिस्टर गू, हम आपके लिए कोई भी पोर्शे मॉडल की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि कुछ के लिए ट्रांसफर ऑर्डर करने पड़ सकते हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। अच्छा, सभी उपलब्ध कस्टमाइजेशन पैकेज की व्यवस्था करो। सबसे अच्छे रंग संयोजन और सबसे ऊंचे कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करो। मुझसे विवरण मत पूछो, बस जो सबसे उचित हो वो चुन लो। मैनेजर उत्साह से लगभग कांप उठी। लंबी गणनाओं के बाद उसने आखिरकार बताया, मिस्टर गू, सभी प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन सहित कुल 5 करोड़ युआन बनता है। इसमें 2 पोर्शे 918 मॉडल अलग अलग वर्जन में, एक पोर्शे 911 और एक कायन जीटी शामिल हैं। मैंने बिना पलक झपकाए दोबारा अपना बैंक कार्ड निकाल लिया। 1 घंटे से भी कम समय में एक और पूरी तरह हैरान कर्मचारियों की भीड़ के बीच मैं पोर्शे डीलरशिप से बाहर निकल आया। 200 मीटर बाद मैं लैम्बोर्गिनी में घुसा। बिल्कुल वही नजारा फिर से दोहराया गया। अंत में मैंने लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर और लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोडस्टर चुने। पूरे कॉन्फ़िगरेशन के बाद कुल कीमत 4 करोड़ युआन के करीब थी। और एक बार फिर मैंने 5 सेट ऑर्डर किए, 20 करोड़ और तुरंत मेरे अकाउंट से गायब हो गए। मेरा बैलेंस कुछ देर के लिए 4 अरब 90 करोड़ से 4 अरब 70 करोड़ पर आ गया। लेकिन सिस्टम ने तुरंत 2 अरब 10 करोड़ से ज्यादा वापस कर दिए, जिससे मेरी कुल संपत्ति 6 अरब 72 करोड़ हो गई। पहले की तरह ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और एक पल भी बर्बाद किए बिना चला गया। मेरा अगला पड़ाव मेजेराती था। मैंने मेजेराती ग्रांड टूरिस्मो, मेजेराती MC20, मेजेराती क्वात्रो पोर्टे, मेजेराती कूपे और मेजेराती ग्रांड काब्रियो चुने। पूरी तरह कॉन्फ़िगर्ड कुल 1 करोड़ 50 लाख युआन से ज्यादा था। और एक बार फिर मैंने बिना हिचकिचाहट कदम उठाया, सीधे 5 सेट ऑर्डर किए, जिससे कुल 7 करोड़ 50 लाख युआन हो गया। सिस्टम ने तुरंत मुझे 75 करोड़ और वापस कर दिए और बस इस तरह मेरी कुल संपत्ति पहले ही 7 अरब 40 करोड़ युआन तक चढ़ गई। दोपहर के करीब 3 बजे तक मैं आखिरकार कमर्शियल बैंक पहुंचा। जैसे ही मैं कार से उतरा, 40 के दशक का एक अधेड़ आदमी सम्मानपूर्ण मुस्कान के साथ मामा तेजी से मेरी तरफ आया। मिस्टर गू, आपका स्वागत है। मैं चिन युआन शान हूं, कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बोला, प्रेसिडेंट चिन, आप बहुत विनम्र हैं। फिर हम दोनों साथ अंदर चले गए। बैंक में घुसते ही उनकी नजर अचानक मेरे हाथ में अभी भी पकड़े हुए हलाल हैमबर्गर पर पड़ी और वो अजीब तरह से मुस्कुराए। मिस्टर गू, शायद हमें पहले खाना खा लेना चाहिए? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, जरूरत नहीं, मुझे समय की कमी है। उन्होंने जल्दी से कहा, तो ऐसा करते हैं, मैं किसी को तुरंत पास से आपके लिए सादा खाना मंगवाता हूं। मैंने लापरवाही से सिर हिलाया। ठीक है, कुछ भी सादा चलेगा। बिल्कुल भी परेशानी नहीं, आजा जाने नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। वो बार बार कहते हुए खुद मुझे बैंक के अंदर ले गए। चूंकि मैंने कई लोगों के साथ अपॉइंटमेंट लिए थे, इसीलिए VIP कॉन्फ्रेंस रूम में कई मेहमान पहले से इंतजार कर रहे थे। प्रेसिडेंट चिन ने खुद मेरे लिए चाय डाली और फिर सबका परिचय कराया। एक साधारण अभिवादन के बाद मैंने कमरे में चारों तरफ देखा और शांति से बोला, इतनी जल्दबाजी में आप सबको यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे जल्दी है, इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ निपटाने का फैसला किया। लेकिन मुझे यकीन है कि आप सब हमारी आने वाली बातचीत से बहुत संतुष्ट होंगे। यहाँ मौजूद हर कोई एक अनुभवी व्यापारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसी बातों पर नाराज नहीं हुआ। इसके अलावा आने से पहले प्रेसिडेंट चिन उन्हें पहले ही बता चुके थे कि मैं एक बेहद डरावना नकद खरीदार हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। चलिए प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं।
कई लोगों ने तुरंत तैयार दस्तावेजों की मोटी मोटी फाइलें सौंप दी। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लग्जरी फ्लैट और विला थे। मैंने सब कुछ बहुत तेजी से पलटा। सच कहूं तो मुझे सिर्फ माहौल और कीमतों की परवाह थी। यहाँ हर प्रोजेक्ट शहर के सबसे मशहूर लग्जरी डेवलपमेंट में से एक था और कीमतें आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थीं। सबसे सस्ते फ्लैट की कीमत भी 2 लाख युआन प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा थी और सबसे छोटी यूनिट 230 वर्ग मीटर से ज्यादा थी। मैंने सब कुछ देखने में लगभग 1 घंटा बिताया और आखिरकार ऊपर देखा। तब तक चावल और सब्जियों वाला डब्बा चुपचाप मेरे पास रख दिया गया था। मैंने दस्तावेज नीचे रखे और शांति से पूछा, अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदूं तो आप क्या अतिरिक्त फायदे दे सकते हैं? प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हर एक ने अपने अपने फायदे बताए। ज्यादातर ने 3 साल की मुफ्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस, बिजली पानी, हीटिंग फीस, मुफ्त पार्किंग और 3 साल में 10 पूर्ण घर सफाई सेवाएं ऑफर की। मैंने अपने दिमाग में मोटा मोटा हिसाब लगाया। सबसे सस्ता लग्जरी फ्लैट 4 करोड़ 60 लाख युआन का था, जबकि सबसे महंगे विला की कीमत दरअसल 80 करोड़ युआन थी। कुल मिलाकर 32 प्रॉपर्टी थी, 7 थी, 25 लग्जरी फ्लैट और 7 विला। संयुक्त कीमत 4 अरब 30 करोड़ युआन थी। मेरे अकाउंट में 7 अरब 40 करोड़ से ज्यादा थे, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था। दरअसल मैं उत्साहित था क्योंकि यह एक ही लेन देन सिस्टम के जरिए 430 अरब युआन से ज्यादा वापस करता। बेशक रकम इतनी बड़ी थी कि कैशबैक बैचों में आता। चूंकि सब कुछ जल्दबाजी में तय हुआ था, इसलिए विक्रेता सिर्फ प्रॉपर्टी के दस्तावेज लाए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज ही डील बंद हो जाएगी। आखिरकार कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा कोई सिर्फ तस्वीरें देखकर अरबों की प्रॉपर्टी खरीद लेगा। सौभाग्य से एक फोन कॉल के बाद लोग तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर दौड़ आए। इंतजार करते हुए मैं पास बैठे 3 यार्ड कंपनी के प्रतिनिधियों की तरफ मुड़ा। सज्जनों, मुझे आपकी सामग्री भी दिखाइए। तीनों ने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक अपने दस्तावेज सौंप दिए। पलटने के बाद मैंने सिर हिलाया। मुझे अभी उपलब्ध तीनों यार्ड पसंद हैं। मैं सब ले लूंगा। इसके अलावा मैं एक और कस्टम बनवाना चाहता हूं। एक प्रतिनिधि तुरंत आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मिस्टर गू, कुछ भी ऐसा नहीं जो हम नहीं बना सकते। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया और जल्दी से अपनी जरूरतें बताने लगा। आधे घंटे बाद सब कुछ विस्तार से चर्चा करने के बाद मैंने आखिरकार कहा, मेरी जरूरतें कठिन हैं। आप तीनों प्रतिस्पर्धा करो और देखो कि इस ऑर्डर को उठाने में कौन सक्षम है। उसी समय प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार आ गए और मैंने तुरंत सब साइन करना शुरू कर दिया और यार्ड कंपनियों को आपस में बात करने का वक्त दिया। उसी वक्त मैंने कई प्राइवेट जेट कंपनियों से भी सामग्री ली। उन्हें देखने के बाद मैंने हल्के से भौहें चढ़ाई। सच कहूं तो मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, लेकिन कोई चारा नहीं था। प्राइवेट जेट बेहद महंगे होते हैं और लगभग किसी के पास भी तैयार स्टॉक नहीं होता। हर चीज के लिए पहले से कस्टमाइजेशन जरूरी था। इसलिए मैंने एक बार फिर अपनी व्यक्तिगत जरूरतें बताना शुरू किया, जबकि प्रतिनिधि तेजी से अपने निर्माताओं को पीछे से जानकारी देते रहे। प्राइवेट जेट के लिए मेरी मांगें उतनी ही अत्यधिक थीं। जैसे जैसे मैं बोलता गया, सबने जल्दी जल्दी नोट्स लिए और अपनी अपनी कंपनियों को जानकारी पहुंचाई। इस बीच प्रेसिडेंशियल पास में बैठे पूरी तरह हक्के बक्के लग रहे थे। एक बैंक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने खुद को ऐसा इंसान माना था जिसने पहले अनगिनत अमीर ग्राहक देखे हैं, लेकिन आज आज उन्हें सच में लग रहा था जैसे उनकी दुनिया का नजरिया टूट गया हो। आम लोग बाजार में सब्जी खरीदते वक्त भी दाम पूछते हैं, फिर भी मैं अरबों के सौदों पर ऐसे साइन कर रहा था जैसे गोभी खरीद रहा हूं। थोड़ी देर बाद यार्ड कंपनियां आखिरकार किसी नतीजे पर पहुंची। उनमें से एक ने आधिकारिक तौर पर मेरा कस्टम यार्ड प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया। मैंने जो यार्ड मांगी थी उसकी कुल कीमत 2 अरब 50 करोड़ युआन थी। वैश्विक स्तर पर भी यह अस्तित्व में सबसे शानदार सुपर यार्ड में से एक होती। बिना हिचकिचाहट के मैंने तुरंत पूरे 2 अरब 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने पहले चुनी हुई 3 तैयार यार्ड 40 करोड़ युआन में और खरीदी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन की और कार्ड स्वाइप कर दिया। पलक भी नहीं झपकाई। मेरा बैलेंस कुछ देर के लिए 7 अरब 22 करोड़ पर आ गया। लेकिन यार्ड निर्माता के लिए यह प्रोजेक्ट खुद ही एक अविश्वसनीय चुनौती था। मैंने जो यार्ड मांगी थी वो विशाल थी और विश्व स्तरीय लग्जरी कॉन्फ़िगरेशन से लैस थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ शीर्ष स्तर की कंपनियां ही ऐसा कुछ बनाने में सक्षम थीं। उनके जैसे उद्योगों में बड़े ऑर्डर के बिना वर्षों गुजर जाना आम बात थी। लेकिन एक बार बड़ा ऑर्डर आ जाए, बहुत सस्ता तो वो कई सालों तक उन्हें टिकाए रख सकता था। और इस एकल 2 अरब 50 करोड़ के लेन देन से सिस्टम ने तुरंत मुझे 250 अरब वापस कर दिए। मेरी तरल संपत्ति पहले ही अकल्पनीय रूप से भयावह हो चुकी थी। प्रॉपर्टी और यार्ड का काम निपटाने के बाद आखिरी बड़ा काम था प्राइवेट जेट। कई एविएशन कंपनियों के बीच बातचीत के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने आखिरकार मेरा ऑर्डर स्वीकार किया। मेरी कस्टमाइजेशन की जरूरतें अविश्वसनीय रूप से जटिल और उच्च स्तरीय थीं और पूरा निर्माण पूरा होने में कम से कम 1.5 साल लग। आमतौर पर गुणवत्ता बनाए रखते हुए ऐसे विमान को 3 या 4 साल लगते, लेकिन मुझे इंतजार करने की परवाह नहीं थी। मुझे परवाह थी तो बस भारी रकम खर्च करने की। एक शीर्ष अंतरराष्ट्रीय लग्जरी प्राइवेट जेट के मानकों के हिसाब से अंतिम कस्टमाइज्ड कीमत 3 अरब 50 करोड़ युआन तक पहुंची। जैसे ही मैंने साइन करना और भुगतान करना खत्म किया,
मेरी कुल संपत्ति आखिरकार 1000 अरब के पार चली गई। कुल मिलाकर मेरे पास अब 1,03,700 करोड़ युआन से ज्यादा थे। जब तक सब लोग चले गए, हरिस्तम शाम के 7 बज चुके थे। मैंने अपना दर्द करता माथा रगड़ा और एक लंबी सांस ली। सच कहूं तो सुबह 10 बजे से लगातार पैसा खर्च करना वाकई थका देने वाला था। खासकर दोपहर में हुई बातचीत, फैसले और अंतहीन साइनिंग। मेरा थका हुआ चेहरा देखकर प्रेसिडेंट चिन ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गू, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मुझे रात के खाने पर आपकी मेजबानी करने का सम्मान दें ताकि आप थोड़ा आराम कर सकें। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलते हैं। चिन युआन ने पूरे समय अत्यंत विनम्र रवैया बनाए रखा। भले ही वो एक बैंक प्रेसिडेंट थे, वो आखिरकार एक क्षेत्रीय शाखा के प्रेसिडेंट ही थे, और मेरे अब नियंत्रण में आई दौलत की तुलना में वो खुद भी हम दोनों के बीच का फासला साफ समझते थे। चलते चलते मैंने अचानक कहा, प्रेसिडेंट चिन, वॉशरूम कहाँ है? मुझे हाथ धोने हैं। उन्होंने तुरंत खुद मुझे वहां पहुंचाया। जैसे ही मैं वॉशरूम में घुसा, मैंने उन्हें बाहर अपना फोन जल्दी से निकालते और चुपके से कोई कॉल करते देखा। जब मैं वापस बाहर आया तो वो तुरंत फिर से सम्मानपूर्वक मुस्कुराने लगे। मिस्टर गू, चलें। उनके नेतृत्व में हम दोनों जल्द ही एक प्राइवेट रेस्तरां पहुंचे। बैठने के बाद मैंने उनकी तरफ गंभीरता से देखा और पूछा, प्रेसिडेंट चिन, कौन से उद्योग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं? सबसे तेज? उसने जवाब देने से पहले थोड़ा रुककर कहा, अगर हम ज्यादा खर्च की बात कर रहे हैं तो लग्जरी घड़ियां, कलेक्टिबल आर्ट एंड हाई एंड ज्वेलरी, ये सब बहुत महंगी कैटेगरी है। मैंने हल्के से सिर हिलाया। कुछ और? थोड़ा सोचने के बाद उसने जोड़ा, अगर सिर्फ पैसे जल्दी खर्च करने की बात हो तो शायद इन्वेस्टमेंट सबसे तेज तरीका है। यह सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। तो क्या अभी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट करना सही रहे? मैं देखना चाहूंगा। अगर दम लगा तो शायद सपोर्ट कर सकता हूं। चिनवान शान तुरंत मुस्कुराया, मिस्टर यू, पूरे देश में इन्वेस्टमेंट मांगने वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है। फिल्म, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हर इंडस्ट्री में अनगिनत कंपनियां फंडिंग ढूंढ रही हैं। मैंने शांति से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिल्म, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन मीडिया, अब तमाम जाएगी फॉर मीडिया, मेडिसिन, मेडिसिन, हेल्थ केयर और एजुकेशन ट्रेनिंग वाली कंपनियां देखो। हाँ, बिल्कुल बेकार भी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं बड़ी रकम कैसे लगाऊंगा। यह बात मैंने जानबूझकर कही थी। मेरे लिए कंपनी का कामयाब होना या डूबना दोनों से फर्क नहीं पड़ता था। बस पैसे खर्च होने चाहिए थे और सिस्टम 10 गुना वापस कर देता। चिनवान शान ने फौरन गंभीरता से सिर हिलाया। फिक्र मत करिए मिस्टर गू, डिनर खत्म होते ही मैं लोगों से संपर्क करता हूँ। बस ऐसे ही हम दोनों के बीच एक और डील पक्की हो गई। फिर अचानक मुझे कुछ और याद आया। अरे हाँ, मुझे एक पूरा कमर्शियल स्काईस्क्रैपर भी खरीदना है। क्या यहाँ कोई बेचने का इरादा रखता है? यह सुनकर चिन युआन शान भी थोड़ा चौंक गया। मिस्टर गू, स्काईस्क्रैपर खरीदना कोई छोटी बात नहीं। कीमत बहुत ज्यादा होगी। अगर सच में चाहिए तो बात आए आप तो मुझे ध्यान से लोगों से बात करनी होगी। और सच कहूं तो बहुत कम लोग बेचने को तैयार होते हैं। तभी उसकी आंखें चमकी, जैसे कुछ याद आ गया हो। रुकिए, अगर कोई नई बनी बिल्डिंग हो जो अभी तक खुली ना हो तो चलेगा? मैंने तुरंत हाँ कह दी। हाँ चलेगा, रेनोवेशन और बदलाव मैं खुद करवा लूंगा। यह सुनकर चिनवान ने जल्दी से बताया, तो एक जगह मुझे पता है। कुछ साल पहले एक कंपनी ने हमारे बैंक से भारी लोन लेकर एक ट्विन टावर स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट बनाया। दोनों टावर आपस में जुड़े हुए हैं। डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें कमर्शियल एरिया, ऑफिस, होटल, अपार्टमेंट सब कुछ है। प्रोजेक्ट पिछले महीने ही पूरा हुआ है। अंदर का रेनोवेशन अभी चल रहा है, पर सही स्थिति का मुझे पूरा पता नहीं। मैंने बीच में ही रोका, डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा खरीदना है। प्रेसिडेंट चिन, उनसे पूछो, अगर सही लगा तो मैं अभी खरीद सकता हूँ। चिनवान शान ने सिर हिलाया और तुरंत फोन लगाया। चेयरमैन लो, हेलो, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ, जरूरी बात है। दूसरी तरफ से हंसकर जवाब आया, अरे ओल्ड चिन, लोन चुकाने की बात है क्या? चिंता मत करो, बिल्डिंग खुलेगी तो किराए से सब चुका देंगे। चिन यान ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल पूछना था, क्या आप टावर बेचने के बारे में सोच रहे हैं? बेचने? दूसरी तरफ की आवाज एकदम सतर्क हो गई। चिनवान शान ने आगे कहा, मेरे पास अभी एक बहुत दमदार क्लाइंट है। मैं उन्हें प्रोजेक्ट दिखाना चाहता था, लेकिन अगर आप बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है उसका तो छोड़ो। दमदार क्लाइंट सुनते ही चेयरमैन लो का लहजा बदल गया। रुको रुको, कितने दमदार? चिनवान शान ने शांति से कहा, ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताता हूं, वो दोनों टावर कैश में एक साथ खरीद सकते हैं। चेयरमैन लो एकदम चुप हो गए। अगर पैसे अभी मिल जाएं तो बेचना उनकी कई मुश्किलें हल कर सकता था। थोड़ी देर बाद सोचकर बोले, ऐसा करो ओल्ड चिन, कल बाकी लोगों से बात करके बताता हूं। लेकिन चिनवान शान ने मेरी तरफ देखा और तुरंत बोला, क्लाइंट ने खास तौर पर कहा है, अगर आज रात बात हो जाए तो कल सुबह 10 बजे से पहले सब फाइनल हो सकता है, लेकिन 10 के बाद वो दूसरी जगह देखेंगे। चेयरमैन लो हैरान रह गए। ओल्ड चिन, मजाक तो नहीं कर रहे? कोई इस तरह स्काईस्क्रैपर खरीदता है? एक रात में फैसला? यार आकाश या सीरियसली? चिन युआन शान शांति से बोले, बस एक बात बताता हूं, इस क्लाइंट ने आज अकेले करीब 1100 करोड़ रुपए कैश में खर्च किए हैं।
यह सुनते ही चेयरमैन लो की सांस बदल गई। जो इंसान आराम से 1,000 करोड़ से ज्यादा कैश उड़ा सकता है, उस हाल में पैसा, उसके पास जबरदस्त माली ताकत है। यह तय था, ऐसा बंदा उनके साथ खेल नहीं खेलेगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी क्यों? बिल्डिंग खरीदने में तो इंस्पेक्शन, मोल भाव, मूल्यांकन, कानूनी जांच सब होता है, लेकिन यह रहस्यमय खरीदार आम बिजनेस लॉजिक से बिल्कुल बेपरवाह था। आखिरकार चेयरमैन लो ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, 1 घंटा दो, मैं कॉल बैक करता हूं। फोन रखने के बाद मैंने माथे पर हाथ फेरा और एक और बात याद आई। अरे हाँ, आज शाम पान्याम दाम हम प्रेसिडेंट चिन इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां भी याद रखना। उसने फौरन सिर हिलाया। मैं एक ग्रुप मैसेज भेजता हूं, देखते हैं कौन कौन सी कंपनियां अभी फंडिंग ढूंढ रही हैं। अब तक मेरी दौलत 10,000 करोड़ से पार जा चुकी थी। उस पैसे को यूं बेकार पड़े रहने देना ठीक नहीं था। भले ही कल से सिस्टम बंद हो जाए, इन्वेस्टमेंट तो अपने आप में फायदे का सौदा था। हो सकता है इनमें से कुछ कंपनियां आगे चलकर बहुत मुनाफा दें। जैसे ही चिन युन शान ने मैसेज भेजा, उसका फोन तुरंत बजने लगा। 10 सेकंड भी नहीं हुए थे कि किसी का फोन आ गया। प्रेसिडेंट चिन, जो आपने अभी पोस्ट किया, क्या वो सच है? चिन यान शान ने शांति से जवाब दिया, बिल्कुल सच है, और क्लाइंट अभी मेरे बगल में ही बैठे हैं। दूसरी तरफ से उत्साह छलकने लगा। तो कल सुबह मैं खुद मिलने आना चाहता हूँ। किनान शान ने मेरी तरफ देखा, मैंने हल्के से सिर हिलाया और उसने कहा, कल सुबह 8 बजे कंपनी के दस्तावेज और कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। शुक्रिया प्रेसिडेंट चिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फोन रुके ही नहीं। 1 घंटे से भी कम में चिन युन शान ने कम से कम 20 फोन उठाए, सब इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप के लिए। जो कनेक्ट नहीं हो पाए, उस फोन में उन्होंने मैसेज की बाढ़ लगा दी। करीब 1 घंटे बाद चेयरमैन लो का फोन आया। प्रेसिडेंट चिन, सबसे बात हो गई, हम टॉवर बेचने को तैयार हैं, लेकिन कुछ किराएदारों के साथ पहले से साइन हुए एग्रीमेंट हैं। वो मामले आपके क्लाइंट को सुलझाने होंगे। मैंने हाथ से इशारा किया, कोई दिक्कत नहीं। चिन यान शान ने फौरन कहा, कोई बात नहीं, कल सुबह 7 बजे सारे दस्तावेज और कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए। थोड़ी और औपचारिक बातचीत के बाद फोन रखा गया। अपने फोन पर अनगिनत अनरीड मैसेज देखकर चिन युआन शान ने हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट दी और मुझसे पूछा, मिस्टर गू, इतने सारे लोग हैं, किसे कंफर्म करूं? मैंने शांति से पीछे टिककर कहा, सबसे यही कहो, जो आज रात फ्री हों आज रात मिल सकते हैं, जो नहीं आ सकते उन्हें कल सुबह 9 बजे से पहले आना होगा। 9 के बाद आने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरे पास दूसरे काम हैं। चिनवान शान को जरूर उत्सुकता हुई होगी कि 10 बजे के बाद मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन समझदारी से उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप सिर झुकाकर जवाब देने लगा। काफी देर हो जाने पर चिन युआन शान ने सुझाया, मिस्टर गू, जगह बदलें क्या? थोड़ी देर बाद वो खुद मुझे एक प्राइवेट क्लब हाउस के गेट पर ले आया। मिस्टर गू, यह है एक हमारे क्लाइंट का प्राइवेट क्लब है। अंदर एंटरटेनमेंट, लाउंज, मसाज और शांत प्राइवेट रूम है। बिजनेस बात करने के लिए भी सही जगह है। उसके साथ मैं रूम 66 पहुंचा। अंदर जाते ही सब खड़े हो गए। चिनवान शान ने मुस्कुराते हुए परिचय करवाया, सज्जनों, ये सैमी जीवन को हाई तनोनम, ये है मिस्टर गू, आज रात के गॉड ऑफ वेल्थ। मैं उम्र में छोटा था, लेकिन उनकी नजरों में मैं चलता फिरता खजाना था। सच कहूं तो मुझे हर इंडस्ट्री की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स का भविष्य मुझे साफ दिखता था। हेल्थ केयर और एजुकेशन, चाहे समाज कितना भी बदले, ये कभी खत्म नहीं होंगे। आखिरकार मैंने दर्जनों कंपनियों और कॉर्पोरेट ग्रुप्स में कुल मिलाकर करीब 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। सिस्टम ने तुरंत 30,000 करोड़ वापस कर दिए। मीटिंगें रात के 3 से 4 बजे तक चलती रहीं।